मैं डॉक्टर शाद अली खान एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज में कार्यरत हूँ। आज हम मैकियावेली का जीवन परिचय और उससे संबंधित कुछ घटनाक्रमों का अध्ययन करेंगे। भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में जो स्थान चाणक्य को प्राप्त है वही स्थान पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में इटली के मैकियावेली का है। इस कूटनीति का जन्म इटली में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी नगर फ्लोरेंस के एक सामान्य कुल में ईस्वी 1469 में हुआ। वह विभिन्न यूरोपियन देशों में 23 बार दूत नियुक्त हुआ, जिससे उसे फ्रांस के लुई 12वें, पवित्र रोमन सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम, पॉप जूलियस द्वितीय के दरबारों में जाने और तथा वहाँ के कूटनीतिक दावे पेचों और राजनीतिक षड्यंत्रों के अध्ययन का अच्छा अवसर मिला। अपने इसी कार्य में 1502 ईस्वी में उसे पॉप अलेक्जेंडर षष्ठ के अवैध किंतु सैनिक दृष्टि से योग्य बेटे नैतिकता के नियमों की परवाह न करते हुए अत्याचारों के माध्यम से इटली के शासन करने वाले ड्यूक सीजर बोर्जिया के संपर्क में आने का अवसर मिला। मैकियावेली सीजर बोर्जिया से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने अपना आदर्श महापुरुष मान लिया। अपनी महान रचना द प्रिंस के नायक के रूप में चित्रित किया। 1512 ईस्वी में फ्लोरेंस के गणराज्य में राजनीतिक परिवर्तन के साथ मैकियावेली के भाग्य ने पलटा खाया। रेवेना की जंग में स्पेन के मुकाबले फ्रांस की पराजय हुई। जीवन के शेष 15 वर्ष मैकियावेली ने सैन कैसियानो नामक गांव में समाज सेवा और लेखन कार्य करते हुए व्यतीत किए। उसने फ्लोरेंस का इतिहास लिखने का कार्य भी नाम मात्र के वेतन पर प्रारंभ किया। उसकी समस्त कृतियां इसी अवधि में लिखी गई है। इस समय इटली की दशा बड़ी अस्थिर और असंगठित थी। 1527 ईस्वी में 58 वर्ष की आयु में संगठित इटली का स्वप्न देखने वाला इस महान इटालियन का एक साधारण व्यक्ति की तरह मृत्यु हो गई। मैकियावेली की रचनाओं के बारे में हम पढ़ें तो अपने निष्कासन काल में मैकियावेली ने प्राचीन रोमन ग्रंथों का अनुसरण करते हुए सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ लीवी द्वारा रोमन इतिहास की पुस्तक पर इतिहास की 10 पुस्तकों की पर व्याख्या नामक ग्रंथ लिखना शुरू किया। उस पुस्तक में उसने गणतंत्रात्मक राज्यों की विशेषताएं बताई। इस समय उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस की रचना की। प्रिंस लिखने का उद्देश्य मेडिची नरेश को अपने पक्ष में करना था, परंतु उसके इस उद्देश्य की पूर्ति ना हो सकी। मैकियावेली की अन्य पुस्तकें जैसे युद्ध की कला जैसे आर्ट ऑफ वार, फ्लोरेंस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, नोवेल बेफेगर एरिक्यूगेवाला प्रमुख है। मैकियावेली के अध्ययन पद्धतियों के बारे में हम पढ़ें तो मैकियावेली की मुख्य समस्या यह थी कि छिन्न भिन्न और निर्धन इटली को एक सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की छाया में संगठित कर उसे किस प्रकार शक्तिशाली बनाया जाए। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वह इतिहास विशेष रूप से रोमन इतिहास की ओर आकर्षित हुआ। उसने राज्य के उत्थान और पतन के कारणों का अध्ययन किया, मनुष्य के अनुभवों का विश्लेषण किया, इस बात का पता लगाया कि मनुष्य को समाज से जोड़ने वाले सूत्र कौन सा है। उसने निगमनात्मक पद्धति को छोड़कर इतिहास का आश्रय क्यों लिया, इसका उत्तर वह स्वयं इन शब्दों में देता है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि उनका ऐसा कहना अकारण और निराधार नहीं है कि जो व्यक्ति यह जानना चाहता है कि भविष्य में क्या होना जा रहा है, उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि भूतकाल में क्या हो चुका है, क्योंकि संसार की प्रत्येक घटना प्रत्येक समय में भूतकाल से एक तात्विक तुद्रुपता रखती है। ऐसा इसलिए होता है कि घटनाएं मनुष्य द्वारा संपन्न होती है और उन मनुष्यों द्वारा जिनकी भावनाएं सदा एक सी रहती है। प्रोफेसर डेनिंग के शब्दों में मैकियावेली की पद्धति देखने में जितनी ऐतिहासिक लगती वास्तव में उतनी नहीं है। उसने लीवी का प्रयोग सिद्धांतों को पुष्ट करने के लिए किया, उन्हें खोजने के लिए नहीं। सेबाइन के अनुसार अरस्तु के बाद राजनीतिक गवेषणा के क्षेत्र में अनुभूति मूलक पद्धति अपनाने वाला वह प्रथम विचारक था। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, परिवेक्षणात्मक, यथार्थवादी और वैज्ञानिक विशेषताओं से युक्त थी। मानव स्वभाव के बारे में भी मैकियावेली लिखता है कि मैकियावेली की नैतिकता, धर्म, राजनीति की परस्पर संबंध विषयक धारणाएं और शासन के स्वरूप का उसका समस्त ढांचा मानव स्वभाव संबंधी विचारों पर ही आधारित है। इस प्रकार मानव स्वभाव संबंधी उसकी धारणा उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। मैकियावेली इस धारणा को लेकर चला है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, घोर दानवीय प्रवृत्तियों वाला और दुष्ट होता है। प्रिंस के 17वें अध्याय में उसने लिखा, सामान्य रूप से
मनुष्य के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जब तक आपसे सफलता मिलती है वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। वे आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वह आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करता है जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। मानव संबंधी प्रकृति के बारे में मैकियावेली के विचारों के निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। इसके हिसाब से शासक की सफलता उसकी शक्ति और शुद्धता है, नैतिकता व परोपकार नहीं। मानव का स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है, राजनीतिक और नैतिकता का पृथक्करण होता है। मानव स्वभाव के बारे में जो आलोचना अलग अलग विद्वानों ने की है, मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा एकांगी है। वह केवल मानवीय कमजोरियों को ही देखता है, उसकी अच्छाइयों को नहीं, किंतु वस्तुतः मानव स्वभाव में ये दोनों ही पहलू पाए जाते हैं। मैकियावेली की धारणा की अतिशयोक्ति हो है कि प्रशिक्षण द्वारा मानव स्वभाव में परिवर्तन और सुधार नहीं लाया जा सकता। धर्म और नैतिकता का पृथक्करण भी मैकियावेली ने किया है। मैकियावेली के विचार की सबसे प्रमुख विशेषता जिसके साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है, राजनीतिक और धर्म और नीति के प्रभाव से स्वार्थ मुक्त और स्वतंत्र करना है। मैकियावेली की यह विशेषता उसे प्राचीन और मध्यकाल के विचारकों से अलग कर देती है। सोफिस्ट वर्ग के विचारकों के अतिरिक्त सभी यूनानी विचारक, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, नैतिक जीवन को बहुत महत्व देते हैं। चर्च के विचारकों का संपूर्ण राजनीतिक चिंतन ही धर्म से अनुप्राणित था। मैकियावेली के अनुसार राज्य के द्वारा अपने को एकीकृत करने और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। वह कहता है राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे, उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी। एक अन्य स्थान पर मैकियावेली लिखता है, ना तो कोई प्राकृतिक कानून, ना ही सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कोई अधिकार। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतः स्वतंत्र करना चाहिए, सद्य ही साधनों का औचित्य होता है। इसके अलावा हम इसमें अलग से भी पढ़ेंगे जो है आपके युग का शिशु है आधुनिक राजनीति चिंतन, परंतु राजनीतिक और धर्म और नैतिक पृथक्करण के कारण मैकियावेली के द्वारा राजनीति और नैतिकता से जो पृथक्करण किया गया उसके निम्न कारण दिए जा सकते हैं। मैकियावेली यूनानी दार्शनिकों की भांति राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानता है। उसका विचार है कि राज्य के हित व्यक्तिगत हितों से उच्च और महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए उसने लिखा है, जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो उस पर नैतिकता के वे नियम लागू नहीं होते जो नागरिकों के व्यवहार को विनियमित करते हैं। दूसरा कारण उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण, शासन करने से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण उसने स्वयं यह देखा था कि शासकगण आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंधों का संचालन में सदैव ही नैतिक और अनैतिक सभी साधनों को अपनाते रहे हैं। अतः उसने राजनीति में नैतिकता का देना व्यर्थ समझा। तीसरा कारण उसके द्वारा शक्ति को और वीर पुरुषों को अधिक महत्व दिया है। आलोचना भी हुई है इसकी। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक दर्शन, धर्म और नैतिक को घोर उपेक्षा की है। इटली के तत्कालीन परिस्थितियों में उसकी दृष्टि इतनी सीमित और मर्यादित हो चुकी है कि वह मानव समाज में इनका सही महत्व आंकने में असमर्थ था। डेनिंग के शब्दों में मैकियावेली राजनीति में अनैतिकता नहीं वरन वह धर्म और नैतिकता से उदासीन है। मैक्सी ने इस संबंध में लिखा है कि राजनीति का नैतिकता से विच्छेद और सामयिकता के नियम को राजनीति की कला का निर्देशक तत्व बनाना मैकियावेली का अनगढ़पन था, लेकिन यह राजनीति विज्ञान के प्रति एक अत्यंत मूल्यवान सेवा थी। जो प्रिंस क्वेश्चन बनाए हैं उसमें है प्रिंस किसको संबोधित किया गया है, जो अर्विनो का ड्यूक था, यानी लोरेंजो। प्रिंस ग्रंथ में कुल अध्याय हैं 26। किस विचारक के अनुसार राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होते हैं? मैकियावेली। कौन कहता है ये? किस विचार के अनुसार? मैकियावेली को। किसने कहा मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक था? गेटल। मैकियावेली का जन्म कब और कहाँ हुआ? इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 ईस्वी में। मैकियावेली की मृत्यु कब हुई? 1527 ईस्वी में। मैकियावेली का युग शिशु कौन कहता है? प्रोफेसर डेनिंग कहता है। मैकियावेली फ्लोरेंस व पुनर्जागरण का शिशु कौन कहता है? जॉन्स। मैकियावेली का उद्देश्य जैसे एकीकरण का सिद्ध होता है, राष्ट्र राज्य है, मानव स्वभाव है, पुनर्जागरण है, आधुनिक है। तो आधुनिक विचारक और पुनर्जागरण और राजा और व्यक्ति राजा के आचरण, इनका अध्ययन अगले अध्याय में हम करेंगे।